नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बीजेपी का खास फोकस असम और पश्चिम बंगाल पर है, तो वहीं कांग्रेस का जोर सबसे ज्यादा असम और दूसरे नंबर पर केरल चुनाव पर है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक असम में तमाम रैलियां कर चुके हैं, लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को भी राहुल गांधी असम के गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में जाकर दर्शन किए। इससे पहले भी राहुल गांधी चुनावी राज्यों में मंदिरों में जा चुके हैं। असम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले चुनाव में सत्ता की चाबी बीजेपी के पास चली गई थी। ऐसे में कांग्रेस अब उसे वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। राहुल गांधी लगातार असम के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, उनसे संपर्क साधते हुए, हाथ जोड़कर बाकायदा कांग्रेस को जिताने की अपील करते नजर आते हैं। तो भाई बीजेपी की बात करें तो सीएए पर विरोध, मजबूत विपक्षी गठबंधन, चाय बागानों में मजदूरों की नाखुशी जैसे मसलों के बीच बीजेपी 3 मुद्दों पर इसकी भरपाई करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन तीनों मुद्दों पर कुछ हद तक लोगों के बीच स्वीकार्यता भी दिखाई देती है। तो वही कांग्रेस इन तीनों मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि असम में मुस्लिम वोटर सीए के विरोध के चलते बीजेपी से नाराज है। ऐसे में कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट ही नहीं करता है। तो ऐसे में कांग्रेस अब इस बात से आश्वस्त है कि उन्हें असम के मुसलमान खुलकर वोट देंगे। अब राहुल गांधी सिर्फ हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। वो मंदिरों के दौरे कर रहे हैं ताकि हिंदू विरोध होने का जो टैग उन पर लगा हुआ है, उनकी पार्टी पर लगा हुआ है, उसे हटाया जा सके। राहुल गांधी हाथ जोड़कर, माथे पर तिलक लगाकर, कांधे पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर मंदिर की परिक्रमा करने जैसी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम में रैली की। यहां उन्होंने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, अरे बदरुद्दीन, सरकार की चाबी आपके हाथ में नहीं है, असम की जनता के हाथ में है। कान खोलकर सुन लो, असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल से दूरी कांग्रेस के लिए असम क्यों बना मजबूरी। सवाल यह भी कि सीए के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी। आज अपने खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने, मंदिर में राहुल गांधी और चाय के बागान में प्रियंका गांधी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंगाल से दूरी कांग्रेस के लिए असम क्यों बना मजबूरी। कांग्रेस का असम पर इतना फोकस आखिरकार क्यों? राहुल गांधी को क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं वहां पर लोगों के सामने हाथ? सीए के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में से किसका पलड़ा भारी? सीए के मसले पर किसे नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कौन जनता का प्यार हासिल कर पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा हमारे साथ उपस्थित है, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अनुज आत्रे जी आपके साथ करना चाहूंगी। मिशन ईस्ट के इस पूरे दौर में जितना फोकस आपका असम पर नजर आ रहा है, बंगाल पर क्यों नहीं? बंगाल से ऐसी क्या नाराजगी और असम पर इतना ज्यादा फोकस क्यों? सीधा सवाल। देखिए, निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है गलत परिपाटी क्रिएट कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसी चीज को लेकर के कुछ हमारे मीडिया के मित्र भी प्रश्न। देखिए, बंगाल में 9 चरणों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तय करवाए हैं अपनी सुविधा अनुसार। बहुत लंबा एक वहां अवधि है चुनाव, और अभी एक ही चरण का चुनाव हुआ है, दूसरा भी कल होना है। और लेकिन आसाम का चुनाव बहुत छोटे चरण में चुनाव हो रहा है, इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि पहले राहुल गांधी जी आसाम के चुनाव पूरे करवा करके, आसाम में प्रचार पूरा करवा के, उसके बाद आगे की राज्यों में उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए। केरल भी जा रहे हैं राहुल गांधी जी, पुडुचेरी भी गए हैं, अभी तमिलनाडु भी जाना है उनको, बंगाल भी जाना है। बंगाल में अभी शेष चरणों में चुनाव है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी अभी लड़ेगी चुनाव, अभी तक अधिकतर सीटों पर वहां चुनाव शुरू नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में किस नेता को कहां प्रचार करना है, ये पार्टियों का अपना विशेष अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण नंदीग्राम सीट पर चुनावी जंग किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, मुझे लगता है आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, तब भी आप ये बात कह रहे हैं। और आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये मीडिया के कुछ बंधुओं के द्वारा, बीजेपी के द्वारा क्रिएट की गई चीजें हैं, दरअसल ये सवाल इसलिए आप लोगों पर उठ रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बंगाल में शुमार था, लेकिन आज तक एक भी रैली वहां पर गांधी परिवार के लोगों की तरफ से नहीं की गई है। जबकि
रही है, चाय के बागानों में पहुंचा जा रहा है, इसलिए आप लोगों से सवाल हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, आपका सवाल पूछना आपका अधिकार है, हम आपके अधिकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किस नेता को कहां जाके प्रचार करना है, ये विशेष अधिकार मुझे लगता है कि ये पार्टियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमने तो नहीं प्रश्न पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु नहीं जाकर के प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं केरल जाकर के प्रचार कर रहे हैं, जहां उनके जैसे जैसे कार्यक्रम लग रहे हैं वैसे वैसे जा रहे हैं, क्यों अमित शाह जी अभी केरल नहीं गए, तमिलनाडु नहीं गए। तो ये इनके विवेक के ऊपर और उनकी सुविधा अनुसार छोड़ देना चाहिए। बंगाल में अभी कांग्रेस के और नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है, बंगाल में लगातार प्रचार का काम चल रहा है, लेकिन आवश्यकता राहुल गांधी जी की जहां पर ज्यादा है, जहां पर उनकी पार्टी तय करेगी कि अभी किस चरण में उनको कहां उनको प्रयोग करना है, कहां पर उनकी उपस्थिति ज्यादा आवश्यक है, तो उसी अनुसार उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं। आपको ये मैं सुनिश्चित करा देता हूं कि आप लोगों का जो आपका एक उत्सुकता है कि राहुल गांधी जी बंगाल कब जाएंगे, निश्चित तौर पे उसके बाद उनके लगातार बंगाल के ही कार्यक्रम हैं, और आपको बंगाल हम चाहेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि जिस आप तत्परता से और एक उपेक्षा से आप इंतजार कर रहे हैं, उसी तरीके से आप उनके कार्यक्रमों की वहां पर कवरेज भी करें। और मैं रही सवाल, देखिए दूसरी बात, अगर अभी हम आसाम की बात कर लें, कि आसाम में जहां राहुल जी ने आज रैली हुई है, जो कही है राहुल गांधी जी के पास, देखिए भारतीय जनता पार्टी आसाम बुरी तरह से हार रही है। इन 5 राज्यों में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर उनकी सरकार बनने जा रही है। बुरी तरह से छटपटाई भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाह रही है कि जिस तरीके से उनको राजनीतिक चुनावी लाभ मिल सके। बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के ये हिंसा पर उतारू हैं, राजनीतिक हिंसा, चुनावी हिंसा में ये उतरे हुए हैं। सैकड़ों लोगों की इन दोनों दलों ने मिलकर के जान ले ली। कांग्रेस पार्टी इन चीजों को, हम लोग पक्षधर नहीं रहते। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, हम हमेशा शांति की बात करते हैं, हमेशा आपस में भाईचारे की बात करते हैं, हम हमेशा गंगा तो कर जमुनी ही की रहे बात हैं, करते हैं। लेकिन बंगाल में भी इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी वहां लोगों के बीच पहुंचे, प्रियंका गांधी वहां लोगों के बीच पहुंचे। चलिए ठीक है, आपने कह दिया है कि जल्दी वो वहां पर पहुंचेंगे। रमाकांत जी तैयार रहिएगा, बीजेपी तैयार रहे वहां राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द वो वहां पर आवागमन करने वाले हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अनुज जी को, जो उन्होंने अपनी बातें रखी ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है, ये कैसे भविष्यवक्ता की तरह आप इन्होंने बोल दिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खास करके अगर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। आसाम में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जगह जितने भी हैं, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, जहाँ वे भी जा रहे हैं, निश्चित है ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वहाँ जा करके, मैं वो चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य कोई दल हो, वहाँ जाकर के विकास की बातें करें और विकास के मुद्दे पर। रह गई बात भाजपा की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 60% भाजपा का सरकार हर एक राज्यों में है, कम से कम 17 से 18 राज्य में तो है ही। तो क्या अनुज आत्रे जी ये चीज़ कह सकते हैं क्या, जो कि इस तरह के भविष्यवक्ता जो कि ये 5 राज्य में नहीं बन पाएगी? ऐसा नहीं है। बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल का 200+ सीट, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो 200+ सीट की बात कर रहे हैं। और जहां तक रह गई बात 5 राज्यों की, तो 5 राज्यों में कांग्रेस का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है ही। खास करके कांग्रेस का ये कहना है कि भाई सीए के मुद्दे पर लोग वहां आपकी पार्टी से बहुत नाराज हैं। नहीं, अब देखिए, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश में। मैं कह रहा हूं, जहां तक सीए की बात कर रहे हैं, हर एक डिबेट में मैंने यही चीज देखा है, जो बंगाल में सीए की बात करते हैं, असम में नहीं करते हैं। अरे भाई, कहने का मतलब ये है जो कि जहां भी घुसपैठिए, चाहे असम में हो चाहे बंगाल में हो, कहीं पे भी उसके लिए 0 टॉलरेंस है। लेकिन जहां तक एनआरसी या सीए की बात है, उसमें मॉडिफाइड करके वहाँ के जो वहाँ पर जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो बसिंदे हैं, उनके साथ मिल करके बातचीत करके जो उसमें मॉडिफिकेशन होगा, उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। ये नहीं जो कि अचानक इसको लागू कर दिया जाए, नहीं, वहाँ के जन भावना को देखते हुए भी और वहाँ पर मॉडिफाइड करके उसके बाद सीए एनआरसी के ऊपर में भी लागू होगी। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको क्या लग रहा है, बंगाल से दूरी असम क्यों बन गया कांग्रेस के लिए इतनी मजबूरी? नहीं, देखो, ये तो पार्टी डिसीजन लेगी कि किस नेता को कहाँ जाना है। आत्रे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं, आत्रे जी बड़ा अच्छे नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन एक मीडिया पे आरोप तय करना कि एक ऐसा तबका जो बार बार ये पूछ रहा है कि राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं जा रहे, मीडिया का तबका ही नहीं पूछ रहा, कांग्रेस के लोग भी पूछ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। मुझे 1 दर्जन 5-7 लोग नाम गिना दीजिए अनुज आत्रे जी, जो वहाँ आपके वरिष्ठ नेता वहाँ पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहे हैं। कोई दौरा नहीं, केवल आप लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, चौधरी साहब,
उनमें और आनंद शर्मा जी में किस तरीके से विवाद चला वहाँ के गठबंधन को लेकर के, पार्टी ने बीच बचाव तक नहीं किया और सारे बयानों के आधार पर अपने आप को पार्टी के नेताओं ने पीछे कर लिया। क्या वास्तव में चौधरी साहब के कहने पर वहाँ गठबंधन हुआ या पार्टी को विश्वास में लिया गया? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती जिससे कि पार्टी टूट जाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के जो मुझे लगता है समय रहते हुए हम लोगों के सामने आएंगे। अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि निर्णय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेना है, हमें नहीं लेना। लेकिन कुछ न कुछ पश्चिम बंगाल में गड़बड़ है, चाहे गठबंधन को लेकर के हो, चाहे सीट बंटवारे को लेकर के हो या अन्य कोई ऐसी बातें रही होंगी जो इनके अंदर की बातें हैं जिससे कि हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर वही आरोप लगने लगेंगे कि मीडिया को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। दूसरा, बार बार आप असम जाने का प्रयास कर रहे हैं। असम में आपका बड़ा लंबा कार्यकाल कांग्रेस का वहाँ रहा है और बड़े बड़े आंदोलन वहाँ असम को लेकर के रहे हैं, क्योंकि असम कई सीमाओं को छूता हुआ वहाँ आता है और तमाम वहाँ बोडोलैंड का मुद्दा वहाँ पे रहा। असमगढ़ समझौता वहाँ हुआ, वो कांग्रेस के सरकार रहते हुए 1983 में हुआ। तमाम ऐसे चीज़ों को वहाँ छोड़ा उन्होंने कांग्रेस ने। राजनीति के तहत मैं बताऊंगा कि कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जो आंदोलन को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। अब जैसे असमगढ़ समझौता जब उसमें हुआ तो इन्होंने लिखा कि 1951 से 61 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन 1961 से 71 के बीच जो भी लोग आए हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं, हमारे देश की हर एक चीज पर उनका कब्जा है, सारे परिवार उनके रह रहे हैं, लेकिन उनको आप मतदान में भाग नहीं लेने देंगे, उनका अधिकार नहीं है। तो क्या वो आंदोलन मर गया? क्या वो लोग वास्तव में खुश होंगे कि नहीं होंगे? इस बात को लेकर के भविष्य के गर्त में तमाम चीजें छिपी हुई हैं। बोडोलैंड का मुद्दा आया 1960 के दशक में, किस तरीके से वहां हिंसा हुई और हिंसा में कितने लोग मारे गए। उसके बाद तमाम नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ बोडोलैंड का गठन हुआ, बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स का गठन हुआ, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का गठन हुआ। ये तमाम ऐसे यूनियन वहां बनी जहां यदि कांग्रेस चाहती केंद्र में सरकार रहते हुए तो ये स्थिति वहां नहीं होती, समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन 1960 से लेकर के 83 तक लगभग हम मानिए 23 साल तक आंदोलन की आग में असम जलता रहा। उसके बावजूद भी आपकी सरकार रही। पिछली बार सरकार बीजेपी की आई है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे रहे वहां पे जिससे छुआ नहीं। एक छोटा सा मुद्दा है कि हर बार वहां बाढ़ आती है। बाढ़ में लगभग 30 जिले ऐसे होते हैं जो प्रभावित होते हैं और 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोगों को बाहर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल बजट उनका समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भारत, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश को चारों देशों से गुजरने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बिल्कुल बीच से गुजरती हुई और असम को 2 भागों में बांटती है। क्या कांग्रेस ने वहां रहते हुए इसका समाधान कर पाया कि नहीं कर पाया? क्या बीजेपी पिछले 5 साल से वहां है, क्या बीजेपी ने उसका समाधान किया कि नहीं किया? मतलब दोनों राजनीतिक दल क्या वास्तव में समाधान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अभी इस विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस का लंबा कार्यकाल देख लिया, बीजेपी का कार्यकाल भी देख लिया, अब इस बार निर्णय ऐसा आएगा कि देखेंगे कि असम की जनता क्या निर्णय लेती है और किसकी तरफ मोटिवेट होकर के किसको सत्ता के केंद्र तक पहुंचाती है। ठीक है रमाकांत जी, इस सवाल का पहले आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं अनुज जी के पास जाऊंगी और उसके बाद फिर विपिन शर्मा के पास। आप बंगाल में चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें भी मौका दीजिए। आपने तमाम लोगों को 5 साल 10 साल इतने साल मौका दे दिया, हमें भी मौका दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो 5 साल आपको मौका मिला ना। जो समस्याएं अभी डॉक्टर सुनील कौशिक साहब ने गिनवाई है, क्या किया आपकी सरकार ने वहाँ पर पिछले 5 साल के दौरान? निश्चित तौर पर जो आप सुनील जी ने इस चीज़ को उठाया है, निश्चित तौर पर जहाँ पर हमारी सरकार है, खास करके मैं असम की बात कर रहा हूँ। असम में वहाँ पर जैसे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें जहाँ पे भी कमी अगर रह गई है तो उस चीज़ को, जैसे आप कांग्रेस को अगर आपने 23 साल दिया, असम के वहाँ पे जनता ने 23 साल दिया, आप हमें 5 साल दिया है आपने, तो कहने का मतलब ये है जो कि कम से कम वो हमें कार्यकाल और दें, एक कार्यकाल और दें, जिसमें आपको जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर खास करके एक तबाही मचाती है बाढ़ के टाइम में। अच्छा। तो उसमें क्या है, तो उसी के एक पैरेलल जो हमारी सरकार जो है वहां पर उसके ऊपर भी काम कर रही है। और साथ ही मैं कह रहा हूं ये जो अगले 5 साल का जो टर्म होगा उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के पैरेलल ही एक ऐसा नदी बनाई जाएगी जिसमें वो बाढ़ का जो मतलब जो पानी उछल जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी हो जाती है, उसके थ्रू, उसके माध्यम से वहां पर बाढ़ में कमी लाने की कोशिश करेगी। अनुज यात्रा जी, आपका जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद विपिन शर्मा।
ये देखिए, मुझे लगता है कि ये इस तरह से हर समस्या के लिए, अपनी विफलताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक आदत बन चुकी है कि जैसे इन लोगों को जनता ने मौका ही नहीं दिया, इन लोगों को कभी जनता ने सरकार में चुन के नहीं भेजा। आज भी ये लोग विपक्ष में बैठे, इनकी केंद्र में सरकार 2014 से चल रही है, आज 2021 आ गया। 5 साल आसाम में इनकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी हर राज्य में जाकर के चुनाव में जाके कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम सारी समस्याएं दूर कर दें। बिल्कुल। जैसे इन्होंने देश में समस्याएं दूर करने का वायदा किया था, 2004 से 14 से लेकर के 19 तक इन्होंने झांसे देते रहे, जुमले देते रहे, जो अमित शाह जी ने अपने वायदों को जुमला बताया था। अब वही जुमले ही आज असम में दोबारा दोहरा रहे हैं। जो वायदे इन्होंने 2021 चल रहा है, 2016 के चुनाव में इन्होंने असम में किए थे, वही वायदे दोहरा रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा वायदा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो। ब्रह्मपुत्र नदी का समस्या का समाधान करने का, जैसा भी रमाकांत जी बोल रहे हैं, यही बातें इन्होंने 2016 के चुनाव में भी की थी। तो आप बताइए किसने रोका आपको इन 5 सालों में? अभी भी आप कह रहे हैं योजना बना रहे हैं, योजना की शुरुआत क्यों नहीं की? आपने तो वायदा करके हमारे को तो जनता ने वोट नहीं दिया। ठीक है, आपको सत्ता में बिठाया था, आपके सांसद वहां से चुन के आए, आपकी सरकार वहां से। वाजिब सी बात है। कांग्रेस आपने चाय बगान के मजदूरों से तमाम वायदा ठीक है रमाकांत जी, आपसे मैं जवाब लेने से पहले विपिन शर्मा का मैं ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी। विपिन जी, असम के अंदर 47 सीटों पर मतदान हो चुका है, कल बहुत महत्वपूर्ण चरण है, 39 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। आप इस चरण को किस तरह से देख रहे हैं? और असम के मुद्दे पर ये जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, और जो असम की जो असल समस्याएं हैं, जनता की जो असल समस्याएं हैं, उन पर आपका क्या मानना है? कल का चरण किस हद तक महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, कल तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कल का जो चरण है, दूसरे चरण का चुनाव जो है, क्योंकि आखिरी 3 चरणों के चुनाव हैं असम में। 126 सीटों पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, 6 तारीख को ये संपन्न हो जाएंगे असम के चुनाव 3 चरणों वाले। लेकिन यहाँ पर मुद्दा देखिए, अगर बात समझनी पड़ेगी असम के संदर्भ में। अब जब बात करते हैं कि असम की जनता जो है वो काफ़ी धैर्य रखती है, देखिए, और अगर आप उसकी तुलना करें बाकी राज्यों से, तो यहाँ पर हर एक में अलग अलग विशेषता है। यहाँ पर असम की बात करें, जिस तरह से अभी चर्चा में जिक्र हो रहा था कि 23 साल अगर कांग्रेस को दिए तो 5 साल अगर भाजपा को दिए हैं, तो यहाँ पर इतनी जल्दी वो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं आने वाली कि यहाँ पर आप बिल्कुल हताश होके आप ये समझे कि बिल्कुल तख्ता पलट दिया जाएगा या वो बिल्कुल हताश हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अपेक्षा ये करी जाती है बिल्कुल, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की भी बात चली यहाँ पर, कि वहां पर लोग भली भांति, आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, वो भली भांति समझते हैं कि डबल इंजन सरकार के क्या मायने हैं, क्योंकि यहाँ पर तवज्जो मिलनी चाहिए विकास को, और आम आदमी की वही अपेक्षा होती है विकास की, क्या जो अधूरे काम रह गए हैं। अभी यहाँ पर आप लोग चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ की समस्या जो बिल्कुल इतने सालों से उसका समाधान नहीं हो पाया है। वही आप मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, निकासी की समस्या, कि जब मानसून आते हैं, बारिशें होती हैं, वहां पर मुंबई बिल्कुल सारा मामला ठप पड़ जाता है। हाँ। और लोगों को घरों में रहना पड़ता है, या जहां पर जो रह रहे हैं वहीं पर ही। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि चुनाव के समय वायदे होते हैं, लेकिन वो वायदे फिर पूरे नहीं होते, वायदा खिलाफी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, या जो वायदे करे जा रहे हैं, अगर आप राहुल गांधी की बात करें, जो 5 गारंटी उन्होंने दी कि भाई हम लोग ये करेंगे, कि मंथली अलाउंस की बात करी, कि फ्री बिजली की बात करी, उसके बाद जो चाय बागान के जितने जो डेली वेज के वर्कर्स हैं कि उनको 365 रुपए, यहाँ पर तमाम तरह के वायदे करे गए हैं। भाजपा अपनी तरफ से सीए की बात करती है कि हम लागू करके रहेंगे, घुसपैठी जितने हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हब बना हुआ है असम, उसको उस पर हम रोक लगाएंगे, वो असम को वो नहीं बनने देंगे कि जो असम के रिसोर्सेज हैं वो असम के लोगों को ही मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मुद्दों का भरमार है, समझना पड़ेगा कि बड़ा एक अहम इसका एक महत्व है असम का। और अभी आप देख रहे थे कि जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पे गए, वहां पर भी जो अलग अलग विश्लेषक हैं वो ये बता रहे थे कि भाई जो बांग्लादेश से आप कनेक्टिविटी जोड़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट को अगर आपने मजबूत करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जितने स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, उसमें सबसे ज्वलन मुद्दा जो है वो कनेक्टिविटी को लेकर है, कि अगर आपने सही मामले में नॉर्थ ईस्टर्न जितने ये 7 स्टेट्स हैं और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम है, इसको अगर आपने सही मामले में इंटीग्रेट करना है विद द मेन स्ट्रीम बाकी हिंदुस्तान से, तो कनेक्टिविटी को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो यहां पर लोगों की अपेक्षा इस समय है कि कौन बात करता है विकास की, कौन मुद्दों की बात करता है कि आप शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली लोगों की एक्सपेक्टेशंस वहां आकर खत्म हो जाती है जब कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हाथ जोड़ते हुए नेता एक बार फिर से आपके चौखट पर आन खड़े होते हैं कि एक मौका और दे दीजिए। तब लोग क्या करें? भाई मौका दिया था, एक मौका और देंगे, कैसे विश्वास कर ले? नहीं देखो शिल्पा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा इस पे कि जब चुनाव आते हैं
और खासतौर पर अगर डबल इंजन की सरकार हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस दोगुनी हो जाती है कि भाई इससे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन हमारे राज्य के लिए और क्या हो सकती है, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए फिर तो। नहीं, देखो बीजेपी बार बार ये कहती है चुनावों में जाकर के कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ये फायदा मिलेगा। हाँ। तो कम से कम वो जाकर के इसके एग्जाम्पल भी दे, बिल्कुल। तमाम राज्यों के एग्जाम्पल दे जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पहले ये परिस्थितियाँ थी और आज हमने इन परिस्थितियों पर ला करके उस प्रदेश को खड़ा कर दिया है। केवल आप लंबी लंबी बातें फेंकेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या कांग्रेस की भी सरकार रही है, बहुत साल तक सरकारें कांग्रेस की रही हैं और वो भी डबल इंजन की सरकारें रही हैं। तमाम प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार रही और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही। तो ये कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनता को कि डबल इंजन की सरकार हमारी भी रही थी और हमने ये किया। लेकिन आप इतनी लंबी फहरिस्त चुनाव घोषणा पत्र में ला करके रख देंगे कि जनता बिल्कुल देखती रहती है कि सब कुछ होने वाला है, सब बदल जाएगा, लेकिन बाद में जब अंतिम 5 वर्ष में जाकर के जब चुनाव फिर आता है तब वो कहती है कि हम ठग लिए गए, हम ठगी महसूस अपने आप को जनता मानती है। मुझे लगता है कि सब कुछ आप राजनीतिक दलों से मैं ये कहना चाहूँगा, सब कुछ आप फ्री बांट दोगे, सब कुछ फ्री दे दोगे, तो बस सब टैक्स वैक्स हटा दीजिए, सारे लोगों को फ्री कर दीजिए। कोई 3,000 पेंशन फ्री देगा, कोई 6,000 मछुआरों को देगा, कोई किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये देगा, कोई 10,000 रुपये देगा, कोई साइकिल फ्री देगा, कोई लैपटॉप फ्री देगा। तो सब कुछ फ्री करना है, कोई बिजली फ्री देगा। तो ये फ्री ही देना है तो जो टैक्स पेयर जो व्यक्ति है जहां पर है वो उसके ऊपर दिल पे क्या बीतती होगी, वो भी कहता होगा ठीक है मैं इस देश की काम तो किया नहीं, विकास तो हुआ नहीं, चलिए एक बार फिर से लुभा लिया जाए, अपने जाल में फंसा लिया जाए। शिल्पा जी, जो आपकी टैगलाइन है आज के इस कार्यक्रम की, देखिए कि असम को क्यों कांग्रेस ज्यादा तवज्जो दे रही है, तो वो भी समझना पड़ेगा। उसके अगर हम संदर्भ में बात करें कि देखिए, क्योंकि बंगाल में अगर बात करें, कहने को वहां पर और भी अन्य राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन वहां पर सीधी टक्कर भाजपा की और टीएमसी की आपस में। तो यहां पर क्योंकि कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, तो ये इसलिए यहां पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित है और यहां पर एक उम्मीद की किरण है। मतलब आप ये कहें कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होगा तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। वहां पर असम में कांटे की टक्कर है। और देखिए कांग्रेस की, मैं बस एक बात बोलूंगा, कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यह अनुज जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप शीला दीक्षित सरकार की बात करें दिल्ली में, जो 15 साल का राज था 1998 से लेकर 2013 तक, और मैं क्योंकि खुद विधानसभा जाया करता था दिल्ली, तो वहां पर देखते ही मतलब नजारा देखते ही बनता था कि कैसे शीला दीक्षित ने पूरे अपनी पार्टी को संभाल रखा था। जिस तरह से विधायक बैठते थे, बातें सुनते थे, और हर जहां आप नजर डालिए वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक दिखते थे। लेकिन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ा स्वर्णिम इतिहास वाली राजनीतिक दल पार्टी, आज वो 2 चुनाव वहां पर हुए दिल्ली में, राजधानी में, वो अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अनुज आत्रे जी, आपके पास आते हुए, राहुल गांधी जी हाथ जोड़ते नजर आए वहां पर जनता के सामने। दरअसल सवाल तो यही है कि जब जब आपकी वहां पर सरकार रही, अगर आपने वास्तविकता में उस हद तक विकास का काम किया होता तो ना बीजेपी वहां पर आ पाती और ना आज शायद से राहुल गांधी जी को हाथ जोड़ने की नौबत आ पाती। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां तक हाथ जोड़ने का प्रश्न है तो राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, जनता के सामने हम तो लगातार हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह अहंकारी लोग नहीं है हमारे नेता, की जो जनता से चुनाव जीतने के समय तो कुछ और होते हैं और जीतने के बाद अपनी नजरें फेर लेते हैं। हमारे लोग तो लगातार जनता के, चाहे हम लोग पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हाथ जोड़ने में हमें कोई शर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आसाम में जो भी काम हुआ है, जितना भी विकास हुआ है इन 70 सालों में, चाहे आसाम की बात हो या देश के किसी भी प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो ये विकास किसने किया है? आज जितने भी आप बुनियादी विकास को पे नजर डालेंगे, मैं एक एक चीज का नाम गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी सूची हो जाएगी, लेकिन आपको तमाम जो काम है उन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की छाप नजर आएगी। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, और मैं देश नहीं बिकने दूंगा, 56 इंच का सीना रखता हूँ, आज उनसे पूछा जाए कि जो देश की जो संपत्तियां बेच रहे हैं निजी घरानों को, ये कहां से लेके आए हैं, ये किसने बनाई थी? ये सब कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की सरकारों की देन है कि इस देश की जनता के लिए, इस देश के गरीबों के लिए हमने संस्थान बनाए कि उनको रोजगार मिल सके, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से सुयोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है, जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था 2014 में हमको मिली थी, मोदी जी को आगे दी थी कांग्रेस की सरकार ने, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी -23.3 पर पहुंच गई है। कौन है जिम्मेदार? अब उसकी भरपाई करने के लिए ये देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं।
देश की संपत्तियों को बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं सरकारी खजाना खाली पड़ा है। तो ये पूछना चाहिए, जो भ्रष्टाचार का दम भर के आए थे, जो कांग्रेस के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आए थे, जो काला धन इस देश में वापस लेकर के आने का वायदा करके आए थे, तो ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कि जो पार्टी इसका सवाल भ्रष्टाचारी ठीक है, सवाल का जवाब रमाकांत जी देंगे, लेकिन उससे पहले अनुज जी एक और सवाल आपसे। सीए के खास तौर पर मुद्दे की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कांग्रेस को किस हद तक इसका फायदा मिलेगा, या लोगों के बीच जो नाराजगी है बीजेपी से इस मुद्दे पर, इस मसले पर, वो आप लोग भुनाना चाहते हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा लेना या विषय को भुनाना हमारी ऐसी कभी भी मंशा नहीं है। ठीक है, हम लोग मुद्दे वो उठाते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं और जनता के जो नुकसान में होते हैं या जो देश को बांटने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार उसका विरोध करती है। ये जो सीएए का जो कानून लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, ये निश्चित तौर पे देश को बांटने वाला कानून है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि देखिए इनके दोहरे चरित्र को देखिए। ये क्यों नहीं कहते कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं इस चुनाव में, क्यों नहीं इनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम आसाम में सीए लागू करेंगे, क्योंकि वहां पर अब इनको वोटों का खतरा हो गया। लेकिन बंगाल में कहते हैं कि हम सीए लागू करेंगे, तमिलनाडु में जाके कहते हैं कि सीए लागू करेंगे। अरे सरकार तो इनकी है, सीए का कानून तो ये लेके आए। हम तो आसाम में भी विरोध कर रहे हैं, बंगाल में भी विरोध कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी विरोध कर रहे हैं, सब जगह विरोध कर रहे हैं। हमारी नीति और नियति एक सी रहती है। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस का एक ही स्टैंड है, राज्य चाहे कोई भी हो, विरोध वो सीए का कर रहे हैं। आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये आरोप है आपका? देखिए अनुज जी बातें तो बहुत कर दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार ये वो। देखिए 2G हमारे समय में तो नहीं हुआ, 3G हमारे समय में तो नहीं हुआ, कोल घोटाले हमारे समय में तो नहीं हुआ, 370 में के ऊपर में देश को किस तरह से गुमराह किया गया वो हमारे समय में तो नहीं हुआ। जहां तक सीए की बात है, हमने ये तो नहीं कहा जो कि सीए, अनुज जी देखिए मैंने बहुत बड़ी विनम्रता से मैंने आपकी बातें सुनी है, बड़ी विनम्रता से मैंने आपकी बातें सुनी है। मैंने तो ये ऐसा तो नहीं हुआ जो मैंने आपके बीच में कोई ऐसी बात करी है। आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। बंगाल में कुछ और कह रहे हैं सीए के मसले पर, असम में कुछ और कह रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं वो भी कह रहा हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि असम में मैं नहीं लागू करूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन संशोधित एनआरसी और संशोधित सीएए लागू करूंगा। इस विषय के ऊपर में जहां तक मैं अब मैं अनुज जी से पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 के ऊपर में कभी इन्होंने बात करी? इन्होंने 2G के ऊपर में कभी इन्होंने बात करी? 3G के ऊपर में कभी इन्होंने बात करी? कभी इन्होंने कोल घोटाले के ऊपर में बात करी? नहीं किया इन्होंने, कभी नहीं किया। ये डबल स्टैंडर्ड ये दिखाता है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। देखिए आप लोग अपना जमीन बिल्कुल खो चुके हैं और इस चीज को समझने की कोशिश है। पहले तो आप जमीन को रिट्रीव करिए, जमीन को फिर से बनाइए, तब जाकर के आप 5 राज्य में देखिए। मैं तो कह रहा हूं जो कि आप जितने भी विधानसभा चुनाव है इसमें से अपना हाथ खींच लें, वो बेहतर होगा। नहीं तो शर्म आपको आएगी 2 तारीख के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अनुज जी को जवाब देने दीजिए सर। मैं जवाब देता हूँ। देखिए कौन शर्मसार होगा, निश्चित तौर पे जो जिनमें शर्म होती है, शर्म उनको आती है। बेशर्म लोगों को तो शर्म नहीं आती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तो तभी तो धारा 370 के ऊपर में 70 साल तक आपने देश को सुन लीजिए, इसीलिए तो इतना बेशर्म कांग्रेस। मैं अब क्या कहना चाहूंगा अब इससे ज्यादा तो आपको कह रहे हैं कि आपको शर्म, इतने बड़े घोटाले भ्रष्टाचार बेशर्मों को आपके समय में हुआ, वो आपके समय में हुआ, भाजपा के समय में। आज कोई भी बता दीजिए भ्रष्टाचार का एक भी आरोप आप बता दीजिए हमें। भाजपा के सर जब से 7 साल में आई है तो कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए। मैं जवाब दे दूं अब आपको। आप बताइए। देखिए आपने सबसे पहले 2G और सीएजी का घोटाले की बात की है। कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ही मंत्री के ऊपर केस चलवाया, उसको जेल भेजा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आप ही के व्यक्ति जो विनोद राय जी थे उन्होंने लगाए, जिसको आपने बाद में जो है उनको कहां का पद दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही आपने वो सारे के सारे आरोप खत्म कर दिए कि सीएजी घोटाला और 2G घोटाला हुआ ही नहीं। तो आपने तो उनको आरोप मुक्त कर दिया। आपने तो कह दिया कि जब कुछ हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ और सीएजी की रिपोर्ट गलत थी, तो आप बताइए अब आप कहां से उसमें प्रश्न उठा रहे हैं? ये तो मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वहां पे कोई सबूत नहीं दे पाए और वो बाइज्जत बरी होके आए, तो अब कौन सा घोटाला है? अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दीजिए कि आपने गलत निर्णय दिया और मोदी जी को भी बोलिए कि आपने क्यों उनका बचाव किया। मोदी जी से जाके बोलिए ना, मोदी जी से जाके बोलिए। हम लोग संसद को पूरा सम्मान देते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने संसद को भी ऐसे ही अवमानना करता है और न्यायालय को भी ऐसे ही। चलिए ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, की जरूरत है। सीए का मुद्दा अभी भी वहां पर धरातल पर लोगों के बीच बाकी बचा हुआ है, या फिर ठंडे बस्ते में चला गया है, या फिर चुनाव आने के बाद एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है?
देखो शिल्पा, ये समझना पड़ेगा कि सीए का कानून बीजेपी लेकर के नहीं आई। सीए का कानून कांग्रेस के सरकार रहते हुए इस देश में आया। बिल्कुल सही। बीजेपी ने केवल संशोधन किया, और बीजेपी ने संशोधन ये किया कि पहले जो इनका था कि 14 वर्ष तक इस देश में जो नागरिक रह लेगा उसको मान्यता दे दी जाएगी। 6 वर्ष का था। हाँ। बीजेपी ने उसको 14 वर्ष कर दिया। मतलब 3 संशोधन बीजेपी ने किए हैं, और सारा जैसा नियमावली है वैसा ही है। यदि हम असम की भी बात करें तो असम में जब इन्होंने 1983 में जब असम गढ़ समझौता हुआ भारत सरकार के साथ, उसमें कौन थे? असम गढ़ परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इन दोनों के जब इन दोनों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद जब भारत सरकार से साथ बैठ के जब समझौता हुआ तो उसमें 4-5 बातें तय हुई, जिसमें बताऊं कि जिसमें था कि 25 मार्च 1971 वो कब था कि जब बांग्लादेश का उदय हुआ, जब पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ था, तो उस समय लगभग 10 से 15 लाख लोग असम में आकर के स्थापित हो गए उस युद्ध के सिलसिले में। जब युद्ध का जब प्रेशर पड़ रहा था, उसके बाद जब वहां के असम के लोगों ने ये विवाद स्थिति पैदा की कि जो लोग आकर के हमारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, हाँ। और तमाम माल लूट पाट सब चीजें चल रही हैं, इसको लेकर के वहां के कुछ लोगों ने आंदोलन किया, जहां में 2 स्थापित हुई। असमगढ़ परिषद का स्थापना हुई उस समय, और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का। जब इन्होंने आंदोलन किया तो भारत सरकार के बीच बैठ के समझौता हुआ, और समझौते के हिसाब से जो सीए की बात हो रही है, यदि मैं कहूंगा कि सीए का कानून लगभग 50% उस असम समझौते में है, जिसमें बाकायदा स्पष्ट किया गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, दोनों पे लागू होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 1951 से 61 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता देगी, लेकिन 1961 से और 71 के बीच आए नागरिक और अन्य अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये ऐसे समझौते थे उसमें उस समय, जहां असम में जो आंदोलन कर रहे थे उन यूनियन के साथ और भारत सरकार के बीच बैठ के बातें हुई। लेकिन अब सीए को लेकर के बातें की जाए तो सीए में जो थोड़ी है कि बीजेपी लेकर के आई है, बीजेपी ने संशोधन किए उस पर, कांग्रेस उसको नियम को लेकर के आई, उस कानून को लेकर के आई। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि असम के बीच में क्या स्थिति पैदा होगी चुनाव के बाद, क्योंकि उस कानून के बाद, सीए के कानून के बाद, या सीए का जो संशोधन हुआ उसके बाद बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी के 5 साल से सरकार है वहां पे, संशोधन 3 साल हुए हो गए। तो जब संशोधन हुआ है और उस समय जब समझौता हुआ, उसके बाद कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, तो क्या सीए की परिदृष्टि से ही यदि समीक्षा कर ली जाए तो मुझे लगता है कि दोनों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने असम की जनता को ठगने का प्रयास किया। विपिन शर्मा, आपका मत। देखिए, हम लोग सीए की बात कर रहे हैं, बार बार नागरिक संशोधन कानून की बात करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बीजेपी कांग्रेस को इस मसले पर कोस रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि भैया आप लोगों के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। शाहीन बाग की तस्वीरें आज तक देश नहीं भूला है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रयास ये भी करा गया था कि असम को, क्योंकि जो ILP है, इनर लाइन परमिट, उसकी भी अगर हम बात करें इस चर्चा में, तो लगता है चर्चा पूरी होगी, क्योंकि वो सीए के संदर्भ में वो लागू नहीं होगा। मतलब उसमें सीए लागू नहीं होता ILP में, जहां पर इनर लाइन परमिट है, जो कुछ राज्यों में ये लागू होती है। तो यहां पर असम के संदर्भ में भी प्रयास करा गया था कि ILP को लागू कराया जाए, ताकि उसकी जो पावर है सीए की, उसको बिल्कुल सीमित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, इस समय जो घुसपैठियों की समस्या है, या देखिए, आप अगर एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा, किसी, आप जैसे पहले बात करते थे बिल्डर माफिया की, कि एक कॉलोनी में जाके बिल्डर माफिया, बिल्डर्स अपने नए नए फ्लैट्स बनाते हैं, एक जगह लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोग वहां रहने लग जाएंगे तो जो रिसोर्सेज जो वहां के लोगों को मिलने चाहिए वो बढ़ जाएंगे, और रिसोर्सेज उतने के उतने रहेंगे। लेकिन अगर उसका बंटवारा और हो जाएगा तो कौन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो लोग पुराने वहां पर रहते थे। तो ये सरकार की दलील है। मगर आप बात करें कि मोदी सरकार की, उनके नुमाइंदे जो जाते हैं जब वो चुनावी रैलियों में, तो वो ये बात करते हैं कि असम की जनता, जो आम वहां का नागरिक है, उसको वो महफूज नहीं रहना, वो वंचित नहीं रहना चाहिए, उनको जो सुविधा या जो फायदे पहुंचने हैं। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो अपनी जगह, उनकी बात दुरुस्त है कि वो बार बार जिन चीजों को तवज्जो देना चाहते हैं, विकास की बात कर रहे हैं। और इस बार आपको वो मंदिर भी गए दर्शन करने, और प्रियंका वाड्रा वहां पर आप चाय के बागान में देखी गई। तो वो देखिए, हर किसी को हक है अपने अपने, जिस तरह से वो चुनाव में क्या मिश्रा, जिस तरह से राहुल गांधी 5 गारंटी दे रही है, डर नहीं लग रहा आपको? राहुल गांधी की इन 5 गारंटी के बाद लोग आपके एंटी हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जनता समझ रही है
चाहे वो पांचों राज्य की जो विधानसभा चुनाव है उसमें जनता समझ रही है जो कि कौन वादे कर रहे हैं और कौन वादे के ऊपर में खड़े उतरेंगे। निश्चित तौर पर जो अभी 7 साल का जो मोदी साहब का जो कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर एक उदाहरण स्वरूप पेश करता है। जो अगर 70 साल का अगर कांग्रेस का सरकार देख ले, नाम बताइए आपने क्या क्या काम वहां पर किया है। ये 5 गारंटी जिस तरह से राहुल गांधी ने दी, भाई हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप लोग क्या आगे इन आगामी अगर आपको मौका मिलता है, असम की जनता आपको मौका देती है, आप लोग क्या करने वाले? सबसे पहले तो एक अरुणोदय योजना है, अरुणोदय योजना, जिसमें 30 लाख जो योग्य परिवार है उसको सबसे पहले 3,000 रुपए आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी, जो 30 लाख योग्य है उसमें। जहां तक बात है इसका ब्रह्मपुत्र का, सबसे देखिए असम में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, वो भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, और उस बाढ़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खास करके कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो, निश्चित तौर पर उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर है। तो इसके ऊपर में चाय बागानों के मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे, उनका क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब आ रहा हूं मैं, तीसरा मुद्दा हो गया आपका चाय मजदूरों का हो गया। तो निश्चित तौर पर ये सब सारी समस्याएं हैं। और देखिए मैनिफेस्टो लागू करने बनाना और मैनिफेस्टो को लागू करना और उसके सारे वादों को पूरा करना, ये वहां की भी जनता समझती है और देश की भी जनता समझती है। तभी आज अगर देश में देखा जाए तो 60% राज्यों में भाजपा की सरकार है। ये कोई ऐसे नहीं बन गया, ये कोई ऐसे नहीं बन गया, और इस चीज को समझने की जरूरत है, और खास करके कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है उसको। ठीक है, विपिन शर्मा, मैं बड़ी जरूरी बात पूछना चाहता हूँ रमाकांत जी से, क्योंकि देखिए मैंने कांग्रेस की तरफ जब एक सवाल पूछा अनुज जी से कि आत्ममंथन की बात करी मैंने, तो उसी तरह से भाजपा अगर आत्मनिर्भर की बात कर रही है तो वो आत्मनिर्भर का सपना कैसे पूरा होगा कि अगर आप सही मामले में इंटीग्रेशन नहीं करते, जितने आपके जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, आपके राज्य हैं, और वो माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम है, उसको आप इंटीग्रेट नहीं करते। और 100 बातों की एक बात, जो डोनर मिनिस्ट्री है उनको जो फंड्स मिलते हैं उसके लिए आप श्वेत पत्र ले आइए कि ताकि उसमें आप बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने फंड्स जो आपको मिलते हैं, कई हजार करोड़, उसका क्या सदुपयोग हुआ कि आपको अगर आत्मनिर्भर इस अभियान को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे इन 8 राज्यों का, वो सपना पूरा नहीं हो सकता। निश्चित बात है। मैं विपिन जी का मैं बिल्कुल ही सम्मान करते हुए मैं इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए इस बार के भी बजट में आपने देखा होगा जो असम के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो फंड जो है सो उसके लिए रिजर्व किया गया है, खास करके उसके विकास के लिए। उसमें आपका चाय बागान के जो मजदूर हैं खास करके उनके लिए भी है, जहां तक बाढ़ की बात है वहां उसके लिए भी है। तो वहां पर असम को जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर कैसे विकसित किया जाए उसको, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारा बजट भी निर्धारित किया गया है। और खास करके अभी का जो चुनाव है इसको हम जन जन तक लेकर के गए हैं, ये हमें विश्वास है। खास करके 5 राज्यों में जो अभी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी, कहीं का भी हो, तो हम ग्राउंड पर जाकर के और खास करके विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बेहतर हो, वहां पर हर एक को रोजगार हो कि वहां असम में इन 5 सालों के दौरान कौन कौन से ऐसे काम आपके अधूरे रह गए हैं जो आप आगामी अगर मौका मिलता है तब आप पूरा करने की बात कहें। निश्चित देखिए कहां पर अपनी कमी है, अपनी कमी पेशी भी गिनवा दीजिए। नहीं, मैं वही एक चीज कहना चाहूंगा, जहां पर जो भी विकास का रह गया है वहां पर चाहे कोई भी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उस चीज को कैरी ऑन करने की कोशिश करेगी। तो अगर भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट वहां पर अधूरे रह गए, खास करके मैं आपको बता ही चुका हूं, जो असम की सबसे बड़ी समस्या जो चाय बागान का मजदूर है और बाढ़ की जो स्थिति है, ये बहुत बड़ा। देखिए आप डेवलपमेंट कर लें, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट कर दें, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो वो सबसे जितना आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। समस्या असम की गिनवाई जा रही है। अनुज आत्रे जी, इन 5 राहुल गांधी की गारंटियों के साथ साथ उन दोनों मसलों पर आप लोगों का क्या स्टैंड, क्या तैयारियां, क्या ब्लूप्रिंट आपके हाथ में? देखिए निश्चित तौर पे ब्लूप्रिंट तो पेश कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, वही ब्लूप्रिंट उन्होंने साथ में जो है लोगों को सबूत के तौर पे पेश किया है कि हमने बीती सरकार में जो हमारे चुनाव जीते हैं प्रदेशों में वायदा किया था किसानों को कर्जा माफ करेंगे। हमने पंजाब में कर्जा माफ किया, हमने छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया, हमने राजस्थान में कर्जा माफ किया। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। जनता को कांग्रेस पर विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो वायदा करती है, वो काम करके दिखाती है। यानी कि तो नेता खुद ही बोलते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा था कि जो चुनाव में वायदे किए जाते हैं वो वायदे पूरे करने के लिए नहीं होते, वो जुमले होते हैं।
लेकिन हम जुमलों पे विश्वास नहीं करते, हम जो कहते हैं और उतना ही कहते हैं। हम जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते जनता को कि हम सपनों का भारत देंगे, जो मोदी जी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं ये सारा काला धन देश में लेके आ जाऊंगा नोटबंदी के टाइम पे। आज देखिए क्या हाल हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तभी बोल दिया था कि देश की जीडीपी गिरेगी, चलिए ठीक है सर, विपिन शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। अनुज जी, जीडीपी गिरी, अर्थव्यवस्था गिरी, आज तक नहीं संभल पा रही है विपिन जी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं दोनों बातें करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आपने जब अर्थव्यवस्था की बात करी थी तो मैं बड़े गौर से आपको सुन रहा था, उसका भी मैं जवाब देता हूं अभी। लेकिन मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा, दिल्ली का मॉडल क्या आप लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं? मतलब उस पे उस पचिनों पे चल रहे हैं कि जो फ्रीबी कल्चर वाला था, तो जो अभी राहुल गांधी साहब ने जो बोला। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसके दिल्ली के चुनाव के बाद हमारे दिल्ली में तो केजरीवाल ने जो है 2015 में वायदा कर दिया था, और तब से जो है हमने तो आज तक किसी और कोई वादा करता है वो आम आदमी जो टैक्स देता है वो कोसा करते थे, आज उसी ट्रैक पर आप लोग भी आते हैं। असम की गरीबों की आवश्यकता है, असम में इस समय आवश्यकता है। अन्य प्रदेशों में तो हमने इस तरह का वायदा नहीं किया। ये तो चुनाव को जो होते हैं, जो जनता को हम लोग जरूरत के हिसाब से बोलते हैं, और जहां पर गुंजाइश होती है, जहां से निकलने की गुंजाइश होती है, जनता को राज्य सरकार के बजट में गुंजाइश होगी, वही बोलेंगे। हम वो नहीं करेंगे कि हमने बोल दिया चुनाव जीतने के बाद कहेंगे अब नहीं हो सकता, ये जुमला था, अब हम 15 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, ये जुमला था, जैसा कि मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने बोल दिया वो जुमले। अनुज जी, आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जीडीपी के आंकड़े भी धरातल पे आ गए, और क्या हालत हो गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखर गई पटरी से। लेकिन यहां पर हमें एक और बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर आप बात करें कि हिंदुस्तान में किस चीज की एक रिवायत रही है पीछे, अगर आप जाएं कुछ वर्षों में, कि एक एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, कि ऐसे कर्जे जो दे दिए गए जो कभी वापस नहीं आए, तो उसने भी आपकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। और आजादी के समय $1 1 रुपए का हुआ करता था। तो यहाँ पर इसके लिए तो एक प्रथा चलती आई है। ठीक है, सरकारें किसकी रही, आम जनता की। ये तो भारतीय जनता पार्टी, आम जनता का क्या कसूर है? वो तो टैक्स भी देता है, या फिर जानबूझकर इन तमाम राजनेताओं को पता होता है कि भाई कोई दाव लास्ट में चले ना चले, ये तो जरूर चलेगा। मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक दलों की जो चुनाव के समय जो घोषणा होती है, कि जैसे किसानों का ऋण माफ कर दिया जाए, फ्री बांटने की जो प्रथा हो गई है, मुझे लगता है वो देश को बर्बाद करने की ठान रखी है राजनीतिक दलों ने। लेकिन शिल्पा जी, जब तक आप उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे देश के लोगों को, जब तक इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। दूसरा भी अनुज जी ने कहा, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कि हमने सब किसानों का ऋण माफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी का ऋण माफ बहुत ज्यादा अधिक से हुआ, वो कर दिया होगा 2-5 हजार किसानों का ऋण माफ कर दिया होगा। जब सबसे पहले आपकी यूपी में सरकार थी तो 72,000 करोड़ के आसपास का आपने ऋण माफ किया, उसके बाद बीजेपी ने किया, फिर कांग्रेस ने और राज्यों में किया। उस ऋण माफी से होना क्या है किसानों का? आप उस ऋण माफी से, और अधिकतर आप उनके छत्तीसगढ़ में जिन किसानों को जो उसमें थे कैटेगरी में, उसमें एलिजिबल थे, सबका कर्जा माफ हुआ। राजस्थान में जो किसान जिनको उस कैटेगरी के लिए हमने वायदा किया था, सबका कर्जा माफ नहीं हुआ। उसको समीक्षा कर लीजिए। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन समीक्षा कर लीजिए, जो वायदा किया वो नहीं हुआ, बिल्कुल समीक्षा। विपिन जी, समीक्षा आपने नहीं की कि ऋण माफी के बाद उस किसानों का पैसा या जो लोग मजदूर, उनका पैसा जाता कहां है? क्या वास्तव में वो उपयोग होता है? क्या पैसा, वो पैसा आप बेटी की शादी में खर्च कर रहे हो, मकान बनवाने में खर्च कर रहे हो, अन्य चीज में खर्च कर रहे हो, क्या उनको जब आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जब भारत सरकार करेगी या प्रदेश सरकारें करेंगी तो उनकी स्थितियां कुछ और होंगी। लेकिन आप अचानक एक बजट देकर राजनीतिक दलों के हाथ में तो आंकड़े आ जाते हैं कि भाई देखिए हमने तो इतने हजार, इतने करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया। देखा ना उत्तर प्रदेश में 10-10 पैसे, 25-25 पैसे माफ हुए। मतलब उन्होंने 1 पैसे से लेकर के 1 लाख तक का ऋण माफ किया। करीब 40 से 45 हजार ऐसे लोग थे जिनके 10-10 पैसे, 25-25 पैसे जो पास बैंक में थे वो माफ हुए। तो एक आंकड़ा तो पहुंच गया बीजेपी के बाद, हमने इतने 38 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया। विपिन शर्मा, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, सुनते सुनते कान पक गए कि ऋण माफ हो रहा है किसानों का, लेकिन फिर भी खुदकुशी कर रहे हैं। ये तो एक रिवायत चलती आई है। हम लोग किसानों को अपना अन्नदाता कहते हैं, सलाम करते हैं उनको। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा सब पे लागू होता है राजनीतिक दल कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यहाँ इससे बचना चाहिए। ठीक है, आपका फाइनल कमेंट विपिन शर्मा। कल के चरण के बाद अब कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पूरा सियासी जंग मोड़ लेती हुई? देखिए, कल का जो दूसरे चरण का चुनाव है उसकी बहुत अहमियत है, और जैसे मैंने कहा कांटे की टक्कर होने वाली है यहाँ पर, और सबके लिए एक प्रतिष्ठा की बात है, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है यहाँ पर।
और सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और कल का जो है चुनाव खास तौर पे, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरे तैनात है, मुस्तैद हैं यहाँ पर, तो यही अपेक्षा करी जाती है कि कम से कम जो खूनी बवाल देखने को मिला है वो दोबारा ना हो, शांति बने रहे। क्योंकि देखिए ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये तो आता रहेगा, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ। लेकिन शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बंगाल में तो डॉक्टर सलील कौशिक 8 चरणों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 चरणों के चुनाव में कल का चरण बेहद महत्वपूर्ण, यानी कि पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण कल संपन्न हो जाएगा, यानी कि ये 2 चरण जिसने जीत लिए उसने गढ़ जीत लिया। नहीं देखो, दूसरा चरण है बेसिकली नंदीग्राम है, और नंदीग्राम वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हमेशा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बनवाया है। और असम में असम की स्थिति तो अलग है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बीजेपी की रही, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की स्पेशली बात कर लूंगा। जो कल का चुनाव होने जा रहा है वो निश्चित वहां से संदेश मिलेगा, संकेत मिलेगा कि अगली सरकार पश्चिम बंगाल में किसकी होगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। रमाकांत मिश्रा, आपका आखिरी कमेंट, कितने तैयार है आप लोग, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, या फिर तमिलनाडु? कहीं पे भी सुरक्षा शांति के साथ वहां पर चुनाव हो, कल का चुनाव हो, और साथ में ही वोट डालने के लिए सभी मतदाता अपने अधिकार का जरूर प्रयोग करें, वहां पर जाएं, वोट परसेंटेज बढ़ाएं निश्चित तौर पर। ठीक है, अनुज अत्रे, आपका आखिरी कमेंट, राहुल गांधी कब बंगाल जाने वाले हैं और असम में आप लोगों की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे जब बंगाल जाएंगे आपको मैं आवेदन करूंगा एआईसीसी से कि आपको उनका कार्यक्रम भेज दिए, और निवेदन होगा कि आप भी जाके उनका प्रोग्राम कवर करें। लेकिन फिलहाल अभी राहुल जी आसाम में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है वहां कर रहे हैं, और देश के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको बांग्लादेश में, बंगाल में। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, ये जनता तय करेगी। चलिए, आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कल का चरण रहेगा बेहद अहम, सियासी जंग में किसका बेड़ा होगा पार, करना होगा 2 मई का इंतजार। चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।